बाय कैश फाउंड सोल्ड। तो ऐसे एंट्री करके 3 रुपए यहाँ डाल के और आप यहाँ क्लासीफाई कर देते 2059। पब्लिक वर्क तो है, जर्नल में जाएंगे, जर्नल में सस्पेंस में जाएंगे, सस्पेंस में आपका एक हेड है मिसलेनियस वर्क्स एडवांस। ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हेड को बिल्कुल नहीं छोड़ना। एक मटेरियल परचेज सेटलमेंट वाला वो है एक, वो और एक ये, दो तो जरूर करने है आपको। ये देख के रखना किस पेज पर आएगा, तो वही पहला नंबर देना, उसको खींच देना। ठीक है, अब इसमें ऐसे ही करा जाता है, यहाँ क्लासीफाई कर देते हैं आपका, यहाँ से माइनस का 3 करके तो यहाँ 1027 बैलेंस आपका बच गया, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। और इसको हम टोटल करके और इसकी बाकी का जो लास्ट का सर्टिफिकेट है वो दे देंगे। बट इसमें ना ये कैश फाउंड शॉर्ट मिला कैसे, ये रीजन है। कैश फाउंड शॉर्ट आपका क्यों मिला, कोई बता सकता है क्या? हमको लगता है कि कैश कैसे शॉर्ट हुआ होगा। मनोज, मनीष, आप बता सकते हैं? कैश फाउंड शॉर्ट इसलिए हुआ क्योंकि कैश गिना होगा, और जब कैश, हाँ बताओ दीपक बोलो। कुछ नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, कैश फाउंड शॉर्ट गिना होगा और गिनने पर वो जितना मतलब होना चाहिए, मतलब जो आपकी कैश बुक के हिसाब से और जो आपके लॉकर में जो पैसा है उसमें अंतर आ गया 3 रुपए का, वो इस वजह से हुआ है। लेकिन हम इसकी रिमार्क्स एंट्री करते नहीं है कि कैश फाउंड शॉर्ट मतलब कैश काउंटेड एंड फाउंड इतना इंस्टेड ऑफ इतना, ये एंट्री करनी होती है। ठीक यदि पूरी तरह क्वेश्चन करते हैं तो, लेकिन ये कराते नहीं है क्योंकि जनरली क्या है ना कि मैच होता नहीं है, और वो गलत एंट्री से बढ़िया है कि ना एंट्री मत करो। तो ये ऐसा ही समझाया गया था, लेकिन एंट्री करनी होती है। आप यदि एंट्री नहीं करेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यह है गलत करने से बढ़िया है कि ना करो। इसके लिए बता तो जाता है कि भाई आप एंट्री मत करो, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ आप जगह छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो और आप नीचे उसको अपना एंट्री करके कैश फाउंड शॉर्ट उसको क्लासीफाई कर दो। यदि आपका टोटल मैच कर जाता है तो आप वो उसको वहां पर काउंट करके मतलब काउंट करके और फिर उसको ऐसे मतलब उसको एंट्री कर दो वहां पर। इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आएगा मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करना है, तो उसमें कंफ्यूज ना होना कि कैसे करना है क्या करना है, ये वाला इस पे यहाँ फोकस करें। तो यहाँ पर कैश फाउंड शॉर्ट का हमने डायरेक्ट एंट्री की है, हमने उसको रिमार्क्स नहीं लिखा है कि क्या। यदि आपका क्वेश्चन ठीक आ गया तो हम उसकी एंट्री कर देंगे। यदि आपका मतलब बैलेंस मैच हो गया है, वर्किंग शीट का और क्लोजिंग बैलेंस मैच हो गया तो ठीक है आप कर देंगे। और यदि मैच नहीं हुआ है तो बजाय उस एंट्री को करने के आप अपनी गलती को ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि गलत एंट्री ज्यादा नंबर देगी और ना एंट्री करने ज्यादा एंट्री काटेगी, गलत एंट्री ना एंट्री करनी आपकी कम करनी। इसलिए जर्नली हम लोग करते थे, तरुण जी से भी पढ़ते थे, मदान जी पढ़ते, वो एंट्री है वो नहीं कराते, लिंक करनी होती है। ठीक है, फुल के फुल 60 में 60 चाहिए तो एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरा जब क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ये आएगा तो मैं आपको एंट्री करके दिखाऊंगा कि कैसे उसको हमने निकालना, कैसे एंट्री करनी है। और मैंने नोटिस किया है 90% जगह पे गलती हो जाती है। ठीक है, आपके ऊपर है कि आपको उसको लेके चलना है, एंट्री करके चलना है या उसको छोड़ के चलना है। ठीक है, छोड़ के भी चल सकते हैं, एक लाइन यदि आपके पास जगह है तो एक लाइन छोड़ दो, आपका आंसर ठीक आ जाता है तो बीच में एंट्री कर दो, नहीं तो छोड़ दो, मेरी ये एडवाइस। ठीक है, तो अभी ये हो गया है तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, अब जगह थोड़ी कम है लेकिन कर लेते हैं फिर भी। इतनी जगह भी बचेगी ना एग्जाम में तो भी चलेगी, यदि ये लास्ट वाली भी बच जाएगी, एक एंट्री और भी होती तो हमें नेक्स्ट पेज पे इसको कैरी फॉरवर्ड करना। यहाँ तक भी हम थोड़ा लिख के कर लेंगे।
ये टोटल यहाँ आएगा। तो यदि हम इसको ऐड करें तो रिसिप्ट साइड का ही टोटल जनरली ज़्यादा मिलेगा। तो रिसिप्ट साइड का ऐड कर लेते हैं 9868 60 750 1250। यदि आपने कर लिया तो मेरे को जरा बता दो। तेईस 50 कितना आया? ये 9868 60 750 आगे 1600 2600 2350 500 2250 720 28,698 है। आप लोग कुछ अलग आया तो जरा बताइएगा। ठीक है, तो इतना ही टोटल ये यहाँ आएगा 28,698। क्लोजिंग बैलेंस हम देख लेते हैं 31/9 का क्लोजिंग बैलेंस बाय क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर आपका इसका भी टोटल कर दो 258 प्लस 6975 प्लस 1450 प्लस 450 प्लस 325 प्लस 450 प्लस 5000 के बाद है 1170 प्लस 2000 प्लस 7420 प्लस 1250 प्लस 3 1250 प्लस 3 कितना आया? क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 26,751 लग रहा है माइनस बाई 28,698 1947। अब ये जो टोटल है, अब मैंने यहाँ जगह नहीं थी, यदि मैं जगह छोड़ देता तो ये जो टोटल है, ये जो टोटल मेरा उससे वो वर्किंग सीट से मैच होना चाहिए। ये जो वर्किंग सीट हमारी है इसको हम यहाँ क्लोज करते हैं। तो यहाँ तो 1027 है, ये 20 रुपये है, ये हमारा बंद हो ही रखा है, ये हमारा बंद हो ही रखा है, ये भी बंद हो रखा है, ये 900 रुपये है। और ये हमारा क्या इतना ही है? क्या ये टोटल मैच हो रहा है? हाँ सर, ये तो 1947 ही है। 1947। यदि ये 1947 आपका मैच हो गया ना, फिर आपको कैश फाउंड शॉर्ट का कैसे लिखना मैं बताता हूँ। आप ये -3 की जो एंट्री है ना, इससे पहले टोटल करिए। ये यहाँ नहीं करता हूँ, चलो यहाँ नहीं करता हूँ, यहाँ 1030 ठीक है, बाकी सेम आएगा। तो आपके पास जो इम्प्रेस नहीं है, जैसे हम फाइनल को काउंट करते हैं ना, उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, वो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम इसमें फाइनल में जो सर्टिफिकेट लिखते टाइम करते हैं ना, उसको नहीं काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी एंट्री लिखी जाएगी कि देखो 1030 और प्लस 20 1050 है। 1050 आपका कैश होना चाहिए था, और आपको 3 रुपये शॉर्ट मिला है, तो आपका 1047 होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे इसमें जो आपने यहाँ जगह छोड़ी होगी ना एक लाइन, तो यहाँ लिखेंगे कैश इन कैश चेस्ट हैज बीन काउंटेड एंड फाउंड
1047 इंस्टेड ऑफ 1050। ये यहाँ पर रिमार्क्स एंट्री आनी थी, ब्लू पेन से आनी थी, तब वो 3 रुपए की आपकी शॉर्टेज की एंट्री बनती है। ठीक है, ये तो इसने दे दिया सीधे सीधा 3 मतलब पॉइंट मतलब 3 रुपए जो शॉर्ट मिले। यदि वो ऐसा कह देता कि कैश जो है 1047 मिला है, तो भी आपको ये यहाँ पर बैलेंस करके टोटल करना पड़ता। यदि आपके क्वेश्चन में बीच में मिस्टेक है तो भी ये आपकी एंट्री गलत होनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से काउंट करके यहाँ पर ऐसे लिखना होता है। लेकिन जनरली इसको मतलब इस बुक में कैश फाउंड शॉर्ट मतलब शॉर्ट का वैल्यू दे दी है, तो इसमें दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं तो यहाँ पर काउंट करते 1050 आपका आता, वो कहता है कि 1047 मिले तो 3 रुपए शॉर्ट है, तो 3 रुपए शॉर्ट की आपकी एंट्री हो जाती है। ये इस तरह होती है। आपके लिए एडवाइस यही है कि इसको छोड़ के चलिए, लेकिन एक लाइन छोड़ दीजिए। यदि आपका बैलेंस मैच होता है एग्जाम में, बिल्कुल एग्जाम में बैलेंस दोनों साइड का, जैसे अभी वर्किंग सीट का इसका मिला है तो आप पीछे एंट्री कर दीजिए, नहीं मिला तो आपको कंसिडर करिए आपका गलती कहाँ उसको ढूंढने में। जब पूरा क्वेश्चन ठीक हो, समय बचे तो एंट्री कर दो, ना बचे तो छोड़, कोई एक आधा नंबर कटेगा कट जाए कोई। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में काफी अच्छे पॉइंट्स थे, थोड़ा लेंथी भी था। अब इसका जो है लास्ट में सर्टिफिकेट है। वैसे अगर हम उसको अपनी ये वर्किंग शीट में भी 3 को लेंगे और इसमें भी लेंगे ये पेमेंट वाली साइड में, तो सर मैच करेगा ही जब हम दोनों साइड में इसको लेस कर लेंगे 3-3। नहीं, वो तो मैच तो बिल्कुल करेगा, भी करना चाहिए। जब 4-9 आप हर एक एंट्री लेके चलेंगे ना तो आपका मैच करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे साथ भी हुआ है कि जब हम करते हुए क्वेश्चन आपको 3 आंखें रखनी पड़ती है, रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड, मैं कहूँगा 4 रखनी पड़ती है। एक आपका हेड और चौथी आपकी वर्किंग सीट। तो एक आंख भी यदि चपक गई तो एक एंट्री आपने मान लो वर्किंग सीट में आपने मान लो माइनस करना 30 प्लस करना, 30 प्लस नहीं किया तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा ना। सारी हर टाइम पे स्थिति आइडल नहीं रहती ना। यदि आइडली आप क्वेश्चन तो ये है कि भाई एंट्री करो उसी टाइम वर्किंग सीट में, लेकिन कई बार हो जाता है स्किप, कोई बीच में बोल पड़ा, डिस्टर्ब हो गए, हो जाता है। तो मैं प्रैक्टिकल देखा कि डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो छूट जाती है। वैसे तो माइनस में आना ही चाहिए, बराबर आना ही चाहिए। ठीक है, तो अब जो लास्ट का जो पॉइंट है वो सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट में आपका ये आएगा 1047। तो 1047 से आपका सर्टिफिकेट आई। सर्टिफिकेट के कहते हैं नंबर है अलग से है, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर तब मिलेगा जब अमाउंट ठीक होगा। ये नहीं है कि लैंग्वेज में आपने 2 वर्ड ज्यादा लिख दिए या 2 वर्ड कम कर दिए तो आपके नंबर कटेंगे ज्यादा। ये ग्रामेटिकली गलत हुआ, इससे नंबर नहीं कटेंगे और ना ही इससे नंबर मिलेंगे, ना कोई राइटिंग के नंबर मिलेंगे, पर पढ़ने में आना चाहिए, ऐसा तो लिखना ही लिखना है। तो सर्टिफाइड दैट द कैश हैज बीन काउंटेड along with सब कैश। जैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज है तो 3-4 क्वेश्चन लिखते ही आपको ऑन दिस डे, कौन से दिन, लास्ट डे ऑफ मंथ 30/2017 एंड फाउंड ₹1047। इसको वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, विच इज करेक्ट, मतलब कि जो ये बैलेंस जो आपका 1047 आया है वो आपने अपने लॉकर में काउंट कर लिया है और वो ठीक है, ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, डिटेल ऑफिसर साइन हो जाएंगे। इधर आपका इसकी डिटेल दे दी जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस की डिटेल, ये डिटेल ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ पर जगह कम है तो ये नहीं है, आप छोटा लिख के आ सकता तो बढ़िया है, नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए कि जैसे कि नोट्स एंड कॉइन 1027 कोमा लगा के, रेवेन्यू स्टैम्प 20, ये क्या है आपका 900 रुपये, आपका ये क्या इम्प्रेस क्यों 900, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर इसमें नहीं कटेंगे। ठीक है, ये आपका एक तरह से पूरा क्वेश्चन आपका हो गया है।
तो इसमें अब यहाँ पर किसी में कोई डाउट हो, किसी एंट्री में, किसी हेड में या किसी कंसेप्ट में, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी एक 6 नंबर क्वेश्चन है, वो 6 नंबर क्वेश्चन हम समय थोड़ा कम है तो छोटा क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। और जब नेक्स्ट क्लास में मैं करवा इससे अगला दूंगा, इसमें फुल पॉइंट है। इसमें 1-2 पॉइंट है, उसको मैं बता देता हूँ कैसे एंट्री होगी। ठीक है, तो डिस्कस पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें पोस्ट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग डिवीजन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2017 एंड क्लोज द कैश बुक गिविंग एन एनालिसिस इन द कैश बैलेंस। ये ऊपरली 4 लाइन पढ़ के आपको ये देखना है कि किस डिपार्टमेंट का हम कैश बुक बना रहे हैं। बिल्डिंग की बना रहे हैं, पीडब्ल्यूडी की, तो यानी कि हमारा 2059 वाला है। यदि ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा, चेंज जनरली एक और आता है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, उसका आता है एक क्वेश्चन है, तो उसको भी करेंगे। तो उसमें फिर हेड है ना चेंज हो जाएंगे, रिसिप्ट हेड और एक्सपेंडिचर हेड चेंज हो जाएंगे। तो इसमें आप देखोगे ओपनिंग बैलेंस में पहले है नोट्स एंड कॉइन, वो तो बना ही देते हैं, वो वर्किंग शीट। तो पहला है नोट्स एंड कॉइन, ये आपके 325 रुपये इंक्लूडिंग काउंटरफिट नोट, तो हमें 300 रुपये हो गए। 300 रुपये आपके इसमें आपका आएगा। ठीक है, अगला है सर्विस पोस्टेज स्टैंप। हमारी कैश की डेफिनेशन में कवर नहीं होती है, क्योंकि ये आपका इसकी पेमेंट हमारी चेक मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है थ्रू चेक, तो इसको हम कैश में चाहकर भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारा कैश का पार्ट नहीं है। रेवेन्यू स्टैंप 5 रुपये की एक, मतलब 1 रुपये की 5 जो भी है, RS 5 रुपये की रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 3rd नंबर DACR, तो आपको लेना है, बस ये देख लेना है कि गवर्नमेंट ड्यूज है कि नहीं है। DACR तो शायद ही कोई क्वेश्चन है जिसमें ना लिया गया, तो ये तो 1000 रुपये आपका आएगा। ठीक है, अब आपका है रिफंड ऑफ फेस्टिवल एडवांस अनयूटिलाइज्ड बाय द क्लर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस। ये रेगुलर स्टाफ का है, अनडिस्टर्ब डिसबर्स होता तो हम यहाँ नहीं लेते। ठीक है, रिफंड है, 3 महीने तक यदि नहीं बांटा जाता है, कोई लेने नहीं आता है, तो उसको जो कंसर्न क्लर्क है या डीलिंग हैंड है उसको मेन कैश बुक में वापस करना पड़ता है। तो ये वो वाला है, तो ये हमारा 100 रुपये ऐड होगा। वैसे तो कुछ लोग तो इसको नोट्स एंड कॉइन में ऐड करके 300 और 400 बना देते हैं, तो वो भी ठीक है। और हम लोग यहाँ पर अलग से लेते फेस्टिवल एडवांस, नहीं तो हम लास्ट में ऐड कर लें। वैसे हमारा ये कैश ही है 100 रुपये, वैसे कैश में ही ऐड करना चाहिए, या अगली एंट्री में हम कैश में ऐड कर सकते हैं। अभी तो पहले हम ओपनिंग निकाल रहे हैं ना, तो पहले ओपनिंग में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपका नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आपका है डिमांड ड्राफ्ट ऑन यूको बैंक। डिमांड ड्राफ्ट कैश के डेफिनेशन में आता है रिसीव्ड इन पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूज रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दे रहा है, तो जरूर इसका जिक्र आपका बाकी क्वेश्चन की बॉडी में होगा। तो यूको बैंक का डिमांड ड्राफ्ट है जो कि लाइसेंस फीस रेजिडेंट के लिए मिला था 500 रुपये का, तो DD हमारा आएगा 500 रुपये। ठीक है, टेम्परेरी इंटरेस्ट गिवन टू द ओवरसीयर फॉर मस्टर रोल पेमेंट। तो ये टेम्परेरी इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करना है, टेम्परेरी को करना है। इसके सपोर्ट में और भी यूज किया गया है कि मस्टर रोल पेमेंट पास्ट पेमेंट होती है और उसकी पेमेंट टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी एडवांस की गई है, तो इंटरेस्ट नहीं है, ये आपका एडवांस है। ठीक है, कोई बात नहीं, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा टेम्परेरी एडवांस, आप जो भी लिखे, लेकिन जब ये रेंडर होगा उस टाइम पे पता लग जाएगा
कि आपका क्या है। तो मैं इसको जो लिखा है वही ले लेता हूँ, टेम्परेरी इम्प्रेस्ड। ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है, ओनली कंसेप्चुअल ये फर्क है। तो ये आपका है 200 रुपये। तो यदि कोई हिडन एंट्री नहीं हुई तो यही आपका बैलेंस है। तो हिडन एंट्री सेल्स में नहीं है। 300 प्लस 5 प्लस 1000 2105 आएगा सर। 2105 आएगा। हाँ तो जी 2105 आपका ओपनिंग बैलेंस है। पहला काम तो ये है, ये निकलते ही आपका कुछ नंबर 5 नंबर आपके लगभग हो गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल करके माइनस कर देते चलो, और इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कैश 400 है। ऐसा इसलिए करना है कि मान लो वो कहता है कि 400 रुपये इम्प्रेस दे दो या किसी को एडवांस दे दो, तो हम देखेंगे हमारे में 300 ही है और गलत कर जाएंगे, जबकि ये एडवांस भी हमारे 100 रुपये कैश में ही है। ठीक है। तो सर जब हम ये सर्विस स्टैम्प खरीदते हैं तो अगर मतलब चेक से ही लेंगे, और अगर चेक से ना लिखा हो तो भी बाय डिफॉल्ट हम चेक से ही पेमेंट करेंगे इसके लिए। हाँ ये चेक से पेमेंट होगी, इसके लिए दूसरा मोड इसके लिए नहीं है, सर्विस पोस्टल स्टैम्प नहीं। आप यदि इसको प्रैक्टिकली लेके समझेंगे इन क्वेश्चनों को तो ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी तरह बनाने की, बाकी कुछ कमी हो तो आप बताइएगा। ठीक है, अभी ये आपका ओपनिंग का पोर्शन इसमें हो गया है। ठीक है, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं आरए बिल का अगला पॉइंट है। तो अब हम इसको आरए बिल का कितना अमाउंट किस किस सेक्शन में आएगा ये हमें अभी निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा वर्किंग शीट के लिए हम जगह छोड़ देते हैं। अब इसमें आपकी 6 बार एंट्री है। ट्रू चेक इन फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट स्टाफ क्वार्टर, एस्टिमेटेड है 1,30,000, वैल्यू ऑफ वर्क डन 4,000, रिकवरी दे दी है 600, वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाई डिपार्टमेंटली 200 की, हायर चार्ज कंक्रीट मिक्सर 100 की, वैल्यू ऑफ द टूल्स लॉस्ट बुक वैल्यू 100 रुपये की। ये पॉइंट है इसमें, और ये पॉइंट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ये आपकी सीपीडब्ल्यूडी कोड में दिया हुआ है कि यदि आपका कोई भी टूल लॉस्ट हो जाता है और उसकी बुक वैल्यू दी है तो उसमें हम सुपरविजन चार्जेस 10% जोड़ते हैं। ये बोले चाहे ना बोले, बुक वैल्यू का जिक्र आ गया तो आएगा। यदि उसने बुक वैल्यू नहीं लिखी होती तो हम यही मान चलते कि इसमें वो ऐड है सुपरविजन चार्जेस। ठीक है, तो इस पॉइंट को कैसे करेंगे ये एक बार आप जरा दिमाग लगाए तब मैं इसको बताता हूँ। देखो, एस्टीमेट वर्क से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एस्टीमेट वर्क है 10 सारे बिल बने 20 सारे बिल बने, उसी हिसाब से आपका ये एस्टीमेट है। तो हमारा जो है वैल्यू ऑफ वर्क डन है वो 4,000 का है, तो हमारा इसमें बाकी वो तो कुछ है नहीं, तो 6/12 की एंट्री है। वैल्यू ऑफ वर्क डन 4,000 है। उसी तरह 8A और 8B, क्योंकि ऊपर तो वो तो है नहीं, वो सिक्योर एडवांस, इसमें कुछ लफड़ा नहीं है, सिंपल है। तो अब हम इसको दूसरा है रिकवरी में आते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पता है 8443 में आता है, 600 रुपये वैल्यू दी है, परसेंटेज में नहीं दी है, तो ये और आसान हो गया है। नेक्स्ट आपका है क्या नाम है दूसरा, वैल्यू ऑफ द मटेरियल सप्लाई डिप्लॉयमेंट। अब मटेरियल दिया तो ये 8A की रिकवरी है, मटेरियल सप्लाई करना 8A की रिकवरी है 200 रुपये का। सीमेंट भी हो सकती है, सीमेंट ही होती है जनरली। दूसरा आपका हायर चार्जेस है कंक्रीट का, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रिसिप्ट हेड में आएगा 600 रुपये, ये हो गया है। अब वैल्यू ऑफ टूल्स, टूल है, कोई टूल खो दिया है और उसकी बुक्स में वैल्यू है 10 रुपये, तो ये है। तो वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ टूल 10 रुपये। टूल लॉस्ट कर लो, टूल लॉस्ट, और इसका सुपरविजन चार्जेस, तो ये अलग हो जाएगा सर इसका 10%।
एक इसका 10%। अलग अलग क्यों किया है? क्लासिफिकेशन में थोड़ा फर्क है, इसलिए अलग अलग किया। ठीक है, नहीं तो 11 भी कर सकते हैं। मेजर हेड तो ठीक है, जाके ऑब्जेक्ट हेड में थोड़ा फर्क है, इकट्ठा भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी रिकवरी कितनी? 600 की, 100 की और 11, 711 रुपए की आपकी रिकवरी की ये बनी है। ये आपकी 200 की है। तो यहाँ से आपका चेक अमाउंट आ गया 4000 माइनस 200 माइनस 700। ये आपका कितना आया? 3000 आया था। 4000 माइनस 200 माइनस 711 3089 आएगा सर। 3089। हाँ जी 3089 3089। तो ये आपका कॉलम नंबर 11 में आएगा। ठीक है, ये आपका कॉलम नंबर टोटल 9 में आएगा और ये आपका कॉलम नंबर 4 में आएगा। ठीक है, अब बात रही क्लासिफिकेशन की। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पता है 8443, सिविल डिपॉजिट, पब्लिक वर्क डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट बाय कॉन्ट्रैक्टर, ये होता है। लेकिन हम सिक्योरिटी डिपॉजिट एसडीबी लिख देते हैं। एक्चुअली यदि आप देखोगे खोल के तो कैश डिपॉजिट बाय कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, लेकिन आप सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लिखते हैं, चलता है, हाँ नंबर मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आपका हायर चार्ज आपको कोड पता है। लिखे हुए हैं बुक में, कहाँ पर लिखे हुए सर कोड? जैसे एग्जाम में देखने पड़े तो हमें। ये आप CPWD की बुक खोलेंगे तो उसमें वो जो क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें आपका 0059, 2059, 8443, कुछ इरिगेशन के 701, 702, 703, नहीं 703 नहीं, 702, 700, 701, 702, तो वो हेड उसमें दिए हुए हैं। उस बुक को कह रहा हूँ मैं। उसमें आप देखें तो उसमें जो 844, या फिर आप नेट पे चेक कर, जो आपका जो क्लासिफिकेशन बुक है जो आपने पेपर 3rd में यूज करनी है, आप उसमें देखिएगा 8443 में भी आपका जो लिखा हुआ पीडब्ल्यूडी डिपॉजिट में नीचे कैश डिपॉजिट बाय कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ। अच्छा सर, इसमें एक 5.2.5 है, उसमें मेजर माइनर एंड डिटेल्ड हेड्स, ये है। हाँ, किसमें? CPWD में, CPW अकाउंट कोड। अच्छा, उसमें है, उसमें तीसरा चौथा चैप्टर है। 5.2.5 में लिखा हुआ है मेजर माइनर एंड डिटेल हेड्स। हाँ, उस मतलब ऐसी बनी है, टेबल ही बनी है, जैसे मेन टेबल बनी होती है ऐसी बनी है। यदि आपको नाम नहीं बताइए मैं आपको पेज नंबर शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, अब आपका जो हायर चार्जेस वाला आपको पता है 0059 में आएगा पीडब्ल्यूडी, सॉरी पब्लिक वर्क्स जर्नल में हायर चार्जेस करके। ठीक है, टूल्स वाला आपका जो है पीडब्ल्यूडी जर्नल अदर रिसिप्ट, और ये सुपरविजन, ये तो टूल वाला भी हेड है, प्लांट एंड मशीनरी करके है, उसमें भी डाल सकते हैं। और आपका जो सुपरविजन चार्जेस है वो अदर रिसिप्ट में भी डालते हैं, इसीलिए अलग करते हैं, लेकिन इकट्ठा भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके आगे लिख दूंगा मैं इसको 8443, सॉरी 00, मुझे दोनों पता ही आपको, 00 ये कर देते 0059 में पब्लिक वर्क जर्नल में आपका अदर रिसिप्ट कर देते हैं, तो दोनों को इसी में डाल दें, अदर रिसिप्ट। ठीक है, इसमें यही एक पॉइंट था जिसके लिए मतलब ये क्वेश्चन बताना जरूरी था। अब 7/12 की एंट्री कैश ड्रॉन टू रिप्लेस कैश चेस्ट, तो ये कैश चेस्ट की सेल्फ चेक की एंट्री है, जैसे पिछले में की थी वैसे ही करनी है। 3 जगह एंट्री आएगी, 11 नंबर, 4 नंबर और आपके वर्किंग शीट में। ठीक है, अर्नेस्ट मनी और 15/12 की जो एंट्री है, अर्नेस्ट मनी रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर बी एंड रिटर्न टू हिम ऑन द सेम डे एज हिज टेंडर वाज रिजेक्टेड।
तो इसकी एंट्री नहीं आएगी। अर्नेस्ट मनी जो है कॉन्ट्रैक्टर बी से आया और उसको हमने सेम डे में ही वापस कर दिया क्योंकि उसका टेंडर रिजेक्ट है, इसमें मोड ऑफ पेमेंट का जिक्र नहीं है। तो ये माना जाएगा कि जैसे दी थी वैसे वापस कर। हो सकता है कोई डीडी दे देता है, डीडी दे दिया तो उसी दिन शाम को उसको वापस कर दिया, तो हमारे लॉकर में तो कुछ ऐड ऑन हुआ नहीं। ठीक है। अच्छा 20-12 की एंट्री है ना बुक में? बुक सबके पास क्वेश्चन है ना सबके पास जो बता रहा हूँ मैं? हाँ जी सर है। 20-12 की एंट्री है। रिसीव्ड फ्रॉम सब डिवीजन ऑफिसर श्री टी कैश चालान ₹4 remitted by him into treasury on account of the sale proceed of produce from public building। ये एंट्री थोड़ी अलग आई है, इसको भी समझ लेते हैं। ये होता क्या है ना कि जैसे जो इसका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो रूल है वो ये है कि जैसे ही कैश आता है तो जितना जल्दी हो सके उसको आपको बैंक में जमा कराना है। तो जैसे आपका ये इसमें जो एसडीओ था टी, उसको कुछ ₹100 की रिसिप्ट मिली और उसने वो रिसिप्ट तुरंत के तुरंत उसमें जमा करा दी बैंक में, और उसमें जो बैंक में जमा कराने जो चालान है ना वो कैशियर को दे दिया, जो डिवीजन ऑफिसर है उसको दे दिया। तो ये प्रोसीजर हुआ है। तो मतलब कहने मतलब जो कैशियर के हाथ में कुछ आया नहीं, ना कैश आया ना कुछ आया। ठीक है। लेकिन उसको एंट्री करते टाइम क्या करना है, रिसिप्ट दिखाना है। मतलब कॉलम नंबर 4 में टू सेल प्रोसीड करके अमाउंट कितना है ₹100 और उसको 20059 में क्लासिफाई करना। आपको पब्लिक वर्क क्या मिला है, सेल प्रोसीड कहाँ है कुछ सेल फ्रॉम पब्लिक बिल्डिंग। अच्छा पब्लिक बिल्डिंग है तो जर्नल का है ना, तो ये वही कर देते हैं, अदर रिसिप्ट कर देते हैं, पब्लिक वर्क जर्नल अदर रिसिप्ट। ठीक है। अदर रिसिप्ट में हमने इसको क्लासिफाई कर देंगे। फिर इसी तरह कॉलम नंबर 9 में इसको रिमिट करेंगे बाय रिमिटेंस। 4 - 9 0। आपकी वर्किंग शीट में कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि इससे भी नहीं आएगी। यदि आप लॉजिकली देखें तो आपके हाथ में कैश आया नहीं है तो वो भी आपको एंट्री बनती नहीं है। तो ये इस तरह का जब कोई डायरेक्टली उसमें कर देता तो इसकी एंट्री इस तरीके से हम करेंगे। ये अभी तक नहीं आया था, यहाँ आ गया है। आसान है, कोई टेंशन वाला काम नहीं है, लेकिन ये कंफ्यूजन हो जाती है कि एंट्री करे ना करे। एंट्री करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे हमें कैश मिला हमने बैंक में जमा, ये सोच के एंट्री करेंगे। ठीक है। अब 24-12 की एंट्री क्या है, अमाउंट ऑफ द टेम्पररी इंसर्ट ऑफ द ओवरसीयर रिसीव्ड फॉलो। तो इसमें देखो मास्टर रोल पेमेंट है, कूली चार्जेस है, अमाउंट लॉस फॉर ओवरसीयर है। तो इसमें इसमें आप पता लग रहा है कि आपका टेम्पररी एडवांस है। यदि वहां पता नहीं लग रहा तो यहाँ पता लग रहा है कि टेम्पररी एडवांस है। तो आपको मास्टर रोल को क्लासिफाई करना है 2059 में करना पड़ेगा, और कुछ दिया नहीं इसने, तो इसको 2059 में कर दो, या मास्टर रोल पेमेंट है या फिर वर्क कंसर्न में कर दो। दोनों चीज ठीक है। बुक में शायद वर्क कंसर्न में किया होगा, तो वर्क कंसर्न में कर दोगे तो और आसान हो जाएगा। दोनों कूली चार्जेस और वो दोनों आपके वर्क कंसर्न में हमने क्लासिफाई कर दिए। ठीक है। लेकिन कैश लॉस्ट आपका उसमें नहीं जाएगा, कैश लॉस्ट आपका मिसलेनियस वर्क एडवांस में जाएगा, जो उसको अभी मिसलेनियस वर्क में एडवांस में डाल लेते हैं। बाकी कैश मिलेगा या पेनल्टी लगेगी वो जब फैसला होगा तब उसको वहां से निकाल के हम उसको जैसा कहेगा वैसे ट्रांसपेरेंटली बना देंगे या जो भी कहेगा वो कर देंगे। ठीक है। बाकी आपकी रिसिप्ट साइड में इसको क्लोज करने की एंट्री आएगी कि उसने जैसे इसने 150 तो 200 का एडवांस था, 200 इसने हिसाब दे दिया, तो रिफंड कुछ नहीं है। ठीक है सर, रेड में तो हम सिर्फ क्लोज करने की एंट्री करेंगे ना? हाँ, रिसिप्ट साइड नहीं। हाँ, क्लोज करने की है। 27-12 की एंट्री क्या, ग्रांट ऑफ द परमानेंट इंटरेस्ट। परमानेंट इंटरेस्ट को दे दिया है बाय चेक। अब बाय चेक आते ही
बुक में हम जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, बुक में ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले सेल्फ चेक की एंट्री करेंगे, तो 200 रुपये, तो दोनों साइड 11 नंबर से इशू करेंगे और उसमें आपकी रिसीव करेंगे 200 नंबर 200 रुपये का। फिर हम उसको इम्प्रेस ग्रांट करेंगे। पेमेंट साइड में रिमार्क्स एंट्री होगी, उसमें रिमार्क्स एंट्री में एक तो किसको दिया है इम्प्रेस्ड ये आना चाहिए, अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, दो चीज तो आनी चाहिए। यदि पर्पस लिखा हो तो वो भी आना चाहिए, लेकिन पर्पस इम्प्रेस में जनरली होता नहीं है, क्योंकि इम्प्रेस तो जनरल पर्पस के लिए दिया जाता है, पर एडवांस में पर्पस होता है, तो वो पर्पस भी आप उसमें नोट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था सुपरविजन चार्जेस के अलावा। और ये टीच जो कैश चालान है, ये आपके 2 आइटम इसमें नए थे, बाकी तो सब पुराना ही था। अब आपका 28/12 की एंट्री है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, पर यहाँ पर इसको मैं पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या है, डिमांड मैंने कहा था, देखो आपको ओपनिंग बैलेंस में कुछ डिमांड ड्राफ्ट के बारे में कुछ जरूरत से ज़्यादा जानकारी दे रखी है, तो कहीं ना कहीं ये बाकी क्वेश्चन में इसको वहां से इसको कवर करने की कोशिश करेगा। तो उसने यहाँ पर दे दिया डिमांड ड्राफ्ट जो आया था यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का 500 रुपये का, वो रिमिट इनटू ट्रेजरी बट रिसीव्ड बैक डिसऑनर। तो वो रिमिट किया था पर वो रिसीव्ड बैक हो गया। तो अब आपको देखोगे क्या वो रिमिट हुआ है अभी तक? अभी तक हमारी कैश चेस्ट में ही है, हमने वो रिमिट अभी तक नहीं हुआ, तो यानी कि सेम डे में ही उसने वापस किया है, सेम डे में ही उसने वापस किया है, तो यानी कि रिमिट हुआ ही नहीं है, तो रिमिट साइड में इसकी एंट्री नहीं आएगी, मतलब पेमेंट साइड में इसकी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ये रिमिट हुआ ही नहीं है। हाँ, ये आपका डिसऑनर हो गया है, तो आपको कॉलम नंबर 4 में एंट्री आएगी इसकी -500 रुपये से। ठीक है, टू डिसऑनर ऑफ डीडी, किस चीज का था वो भी लिख देंगे, लाइसेंस फीस के लिए। तो लाइसेंस फी का लिखने का फायदा क्या है, क्लासिफिकेशन 0216 हाउसिंग जीआरबी जीपीए लाइसेंस फीस। ठीक है, यानी कि हमने वो हालत करनी है कि हमें चेक मिला ही नहीं है, मतलब डीडी मिला ही नहीं है। यदि बाई चांस इसको बीच में हमने रिमिट कर दिया होता तो माइनस एंट्री आपकी कॉलम नंबर 9 में भी आती और उसी हेड से क्लासिफाई होती जिस हेड से रिमिट किया है। हमें ये इफेक्ट लाना है कि वो ना तो मिला, जब मिला ही नहीं है तो रिमिट भी नहीं हुआ है, तो दोनों साइड की माइनस एंट्री करेंगे। इस एंट्री में कंफ्यूजन बहुत से स्टूडेंट्स को होती है कि दोनों साइड क्यों करेंगे और एक साइड, यहाँ पर एक साइड क्यों किया है। ठीक है, क्योंकि इसने रिमिट पहले किया नहीं है, ये इसने यदि एक वर्ड यूज कर देता सेम डे तो और क्लैरिटी आती, लेकिन नहीं दिया। तो वैसे भी हमने, हमारे पास देखोगे आप वर्किंग शीट में हमारे पास पड़ा हुआ है, तो रिमिट वो सेम डे करने गया था तभी उसने वापस कर दिया। ओवर राइटिंग हो सकती है, या टाइम बार्ड हो सकता है, या कटिंग हो सकती है, मतलब कोई भी रीजन है जो उसी टाइम देखते हैं पता लग गया है तो उस टाइम वापस कर दिया। यदि बाद में वापस होता, लिमिट हो गया होता, तो दोनों साइड माइनस एंट्री होती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें था, आप भले इसको मार्क कर ले। ठीक है, इस पॉइंट को स्किप बिल्कुल नहीं करना, ये जनरली आता रहता है। ठीक है, इस पॉइंट में किसी को स्पेशली पूछना हो, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर बताइए मेरे को कि क्यों वापस किया है, क्यों रिसिप्ट साइड में माइनस एंट्री आई है, क्यों पेमेंट साइड में एंट्री नहीं आई है, क्या होता कि पेमेंट साइड में एंट्री आती। इन क्वेश्चनों का जवाब आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो पूछिए, नहीं तो फिर बाद में जब आएगा तो मैं पूछूंगा तो पता लग जाएगा आपको याद है कि नहीं। ठीक है, आगे चले मनोज। यस सर। सही है, वो जो नोट्स बनाएंगे उसमें से भी 500 रुपए माइनस करेंगे। वो तो हम कैंसिल नहीं करते हैं ना 500 रुपए, वो तो हमारा डीडी तो रहा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं बिल्कुल बात, ये अच्छी बात पूछी आपने, वो तो वहां से करेंगे।
ठीक है। वैसे भी आप देखोगे तो 4 माइनस 9 का क्या इफेक्ट है, 4 माइनस 9 का -500 इफेक्ट है। तो हमें अपना जो कैश बैलेंस है हमें लॉक करवाने 500 रुपये टिकाने हैं, मतलब हटाने हैं। ठीक है। तो 29/12 की एंट्री में सर्विस पोस्टेज स्टैम्प बाय चेक लिखा हुआ है। सुनीता मैडम, आपका कंप्लेन थी कि मतलब क्या हर बार चेक नहीं लिखा होता तो भी 11 नंबर से ही इसकी एंट्री हमें करनी होती। इसकी अच्छी बात ये है कि वैसे तो ये एंट्री गलत होती नहीं है, लेकिन यदि एंट्री गलत भी हो गई तो आपके क्लोजिंग बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। बस ये ध्यान है, 9 नंबर में ना लिख देना, ये 11 नंबर से ही आएगी। ठीक है। यस। थोड़ा सा प्रैक्टिकली टच लेके चलेंगे तो ये कैश बुक बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मतलब थोड़ा सा मजा भी आता है इसको करने में, यदि आप एक एक पॉइंट को लिंक करते चल रहे हैं तो। ठीक है। कैश रिमिटेड इनटू ट्रेजरी, तो ये तो इसने बता दिया है यहाँ पर कि 800 रुपये हमने रिमिट कर दिए हैं, तो सिंपल एंट्री हो गई है। पर इसमें बहुत सारी वैरायटी है और थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है वो पॉइंट तो मैं उसको कराऊंगा। इसमें क्या होता है कि वो बोलता है कि जो भी रिसिप्ट हुई है उनको अमाउंट नहीं बताएगा, उनको वो कर देना है, मतलब रिमिट कर देना है। तो आपको रिसिप्ट ढूंढनी पड़ेगी कौन कौन सी रिसिप्ट हुई है, रिमिट तो नहीं की है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी रिसिप्ट होती है ना, एक बार पहले क्वेश्चन में मार लेते हैं, कहीं बीच में तो नहीं है ये इस तरह पॉइंट आता है। तो रिसिप्ट को हम स्टार लगाते हुए चलते हैं अपनी वर्किंग शीट में, जैसे ये पॉइंट आएगा उन स्टार को रिमिट कर देते हैं। तो इसका इलाज ये है, और नहीं तो बैलेंस ढूंढते रह जाते हैं कि कितना रिमिट होगा, फिर आपका फाइनल में टोटल में दिक्कत आएगी। आपका वैसे तो बैलेंस तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना रिमिट करेंगे इतना आप कैश से माइनस कर देंगे, दोनों आपकी वर्किंग शीट और आपकी जो कैश बुक का बैलेंस जरूर टोटल हो जाएगा, लेकिन जो आंसर की जो फिगर है वो नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आपका कैश रिमिट जैसे 800 है, यदि ये देता नहीं, बोल देता अभी जो रिसिप्ट आई उनको रिमिट कर दो, तो फिर वो छाटनी पड़ती, तो छूट जाती, तो अमाउंट में फर्क हो जाता। लेकिन आपका कैश बैलेंस, वर्किंग शीट का बैलेंस और आपका कैश बुक दोनों मैच कर जाती, आपका जो सर्टिफिकेट है, क्लोजिंग बैलेंस की डिटेल है वो मैच नहीं करती, तो वहाँ पर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो इसलिए जितनी भी रिसिप्ट आती है, जिस टाइम हम एंट्री करते हैं उसी टाइम उस पर स्टार लगा देते हैं, और उसको जैसे ही ऐसा बोलता है उसको हमको रिमिटेंस में दिखा देते हैं। आगे क्वेश्चन में आएगी तो मैं वहाँ पर कराऊंगा इसको। ठीक है। तो इसके अलावा इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन था, करना चाहे कर सकते थे, लेकिन पॉइंट यही 2 पॉइंट थे, एक डिमांड ड्राफ्ट वाला और एक सुपरविजन चार्ज वाला। सुपरविजन चार्ज को मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि बुक वैल्यू नहीं होती तो हम मान के चलते कि ये हमारा आपका वो है, ये हमारा मतलब इसी में शामिल है। अब इसमें बुक वैल्यू को देखे तो आइडली देखे तो प्लांट टूल को तो प्लांट एंड मशीनरी में लेना चाहिए, और सुपरविजन चार्जेस को अदर रिसिप्ट में क्लासिफाई करना चाहिए, तभी अलग अलग लिखने का फायदा, नहीं तो इकट्ठा लिख के एंट्री करें। लेकिन यदि आपका बैलेंस दिया हुआ है तो बुक वैल्यू का जिक्र नहीं किया गया है, तो ये नहीं करेंगे कि उनको हम बांटे भाई कितना सुपरविजन चार्ज, उनको अलग बाइफरकेट नहीं करेंगे, सीधा अदर रिसिप्ट में क्लासिफाई कर देंगे। ये मैं लूप होल बता रहा हूँ, आइडली ऐसा नहीं है। आइडली तो यही है कि यहाँ तो अभी तो हमने जो इस क्वेश्चन में तो हमने दोनों को उसी में कर दिया है, ओआर में कर दिया है, लेकिन यदि सही बात करें तो ये इसमें होना चाहिए, और ये 0059 पब्लिक वर्क जर्नल प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, क्योंकि टूल हमारा प्लांट एंड मशीनरी में जब खरीदा होगा ना उसमें बुक होगा, तो वहीं से उसकी बुक वैल्यू को खत्म करनी है, और सुपरविजन चार्ज हमें हमारी एक तरह से इनकम है, उसको हमने अदर रिसिप्ट में क्लासिफाई करना है। पर यदि आपको सीधा 11 दिया हुआ है तो हमें उसको 10 और 1 में तोड़ना नहीं है, सीधा 11 अदर रिसिप्ट में क्लासिफाई करते हैं। इसलिए मैंने ये अदर रिसिप्ट आपको यहाँ बताया। यदि आप डीप में जा रहे हैं तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी, यदि अभी डीप में नहीं जा रहे हैं तो आप अदर रिसिप्ट लेके चलिए, कोई उसमें भी कोई गलती नहीं है।
यदि पूरा क्वेश्चन आपका 60 में से आपके 55-57 नंबर आ रहे हैं, पूरा क्वेश्चन ठीक है तो सफिशिएंट है, ज़्यादा इतना डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको पास ही तो करना है। लेकिन आपकी अपनी इंटेंशन है, अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हम रेडी है, उसी हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये रीडिंग से आपका क्वेश्चन को रीडिंग करने से, थ्योरी रीडिंग करने से समय बात आएगी, लेकिन मैं आपको बिना रीडिंग करे ही आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों ने भी जो किया था तो मोटा मोटा ऊपर से बताया गया था, फिर ये करते 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 चीज़ें समझ में आई, तो रीडिंग की, अदर बुक से की, नेट से की, तो समझ में आ गई। अब ये इसका मतलब ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा लेंथी वाला क्वेश्चन ले लेंगे ताकि एक आधा और आ जाए, थोड़ा आपका हेजिटेशन खुल जाए। तो क्वेश्चन करते टाइम क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो बताने की कोशिश करेंगे। और अभी क्लोज कर लेते हैं, या एक क्वेश्चन करा दूं? नहीं सर बस ये समझ में आगे, नहीं तो और ओवर हो जाएगा। नहीं, एक दो क्वेश्चन करने के बाद यदि वो आपको समझ में आ रहे हैं ना कि किस तरह क्या है, तो फिर आपका एक तरह से खत्म ही है। जो जो पॉइंट होगा ना, जो क्वेश्चन रह जाएंगे ना, उनको एक दिन बाद अंडरलाइन कर दूंगा मैं, किसमें क्या पॉइंट अलग है, वो मैं आपको एक ही क्लास में पूरे के पूरे जो 25-26 क्वेश्चन है सारे मैं बता दूंगा कि भाई इसमें ये है। कुछ तो आपको हो ही जाएंगे क्लियर, क्योंकि करते करते हो जाएंगे। जो वो मैं बता दूंगा अलग से, कोई दिक्कत नहीं, पूरे क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं फिर उसके लिए, ठीक है सर। जैसे इम्प्रेस का हर क्वेश्चन में आएगा है, उसको क्लोज करना, ग्रांट करना, वो हर एक में आएगा। हाँ, उसको जैसे क्या नाम है, इम्प्रेस को बढ़ाना घटाना, वो किसी की क्वेश्चन वो बता देंगे। तो इसमें आर बिल की एंट्री हर एक में आएगी, सेल बिल की एंट्री हर एक में आएगी, तो उनको रिपीटेड करने का कोई फायदा नहीं, दो तीन क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा थर्सडे को है, थर्सडे को हम मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अभी आपको भेज देता हूँ। ठीक है सर। कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ना 7 नंबर कर लेते हैं। 7 नंबर, ठीक है सर। मैं है ना पहले जैसे एक बार पढ़ लेती हूँ ना अच्छे से, तो मेरे को ना क्लास में जब ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। 7 के बाद 9, ठीक है। ठीक है सर। 9 के बाद 11। चलिए ठीक है सर। मैं है ना इसको, जैसे आज ये मैंने है ना छठा क्वेश्चन कराना, तो आज ये मैंने करा था दिन में, तो मेरे को ना थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ आ गया ये। चलो तो कोई बात नहीं, ये तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला 7 है। ठीक है सर। अगला 7 करेंगे, उसके बाद 9 करेंगे, 9 के बाद 11 करके फिर स्किप करेंगे, क्योंकि फिर कुछ ज्यादा जान रह नहीं जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है ना, ओके। इसका मतलब मैक्सिमम 2 क्लास और होगी अब तो कैश बुक की। देखिए मैडम, आपको लगता है कि हम 2 क्लास करने के बाद आप बता दीजिएगा, आपको लगता है तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेंगे, और आपको लगता है कि नहीं और होना चाहिए तो मैं, क्योंकि एक क्लास तो आपको इरिगेशन वाले कोई क्वेश्चन के लिए देनी पड़ेगी ना, वो अलग क्वेश्चन, तो एक तो वो तरह से रिजल्ट रखनी पड़ेगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि, क्योंकि ज्यादा लोग तो हो नहीं तो अच्छे तरीके से आपको ये ना रहे कि भाई, क्योंकि कैश बुक इतनी डिटेल में फिर बाद में नहीं होगी। हाँ, एक बार सर ये होगी ना, फिर बाद में इसको दोबारा उठाने की जरूरत ना पड़े। तो जब आपको ये लगे कि भाई हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, किसी टाइप का कोई डाउट नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं छोड़ दूंगा। तो उसमें क्या सारे चैप्टर ऐसे है कि टच में न रहो ना तो सब स्किप हो जाता है, कुछ रहता ही नहीं। स्किप तो हो जाता है क्योंकि आप टच में नहीं है, लेकिन जब आप दोबारा आप पढ़े तो कम से कम याद तो हो जाए। ऐसा तो ना लगे कोई क्वेश्चन लेके बैठ गए, 4 पॉइंट आते हैं, 4 पॉइंट आते हैं, 2 नहीं आते, तो फिर वो उसमें वो बात नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन आपने जैसे रिवाइज कर लिया, जैसे कर लिया ना आपने, तो कोई भी क्वेश्चन आप निकालेंगे तो आपका ऐसा होना चाहिए कि भाई मेरे को सारे पॉइंट आते हैं, तब मेरा पर्पज फुलफिल होता है कि हाँ भाई आपने सीख लिया। यस सर। ऐसा तो नहीं है, यदि बहुत सारा लंबा हिसाब किताब होता तो चलो ठीक है भाई, मान लो 100 लोग है, 100 में से 50 को समझ में आया तो काम चल जाता था। अब 4-5 लोग हैं वही नहीं समझे, फिर फायदा क्या आगे जाने का।
सही हाँ, बात। तो नहीं सर, आप नेक्स्ट क्लास में बहुत पता अच्छे चल से जाएगा समझा रहे हो स्टेटस सर। हमारा भी। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना क्वेश्चन करिए, बस कम से कम दो एक क्वेश्चन तो रोज का कीजिए, ठीक है सर। ठीक। क्योंकि डाउट भी तभी आएंगे और अगले वाला समय में भी तभी आएगा कि भाई कुछ ना कुछ ऐड ऑन होगा पिछला हफ्ता हो, तभी तो वो ऐड ऑन वाला समझ में आएगा। अब तो बस ऐड ऑन ही करने, धीरे धीरे वो टैरिफ ही डालने हैं, दो चार टैरिफ हो रहे हैं, फिर आपका एक हमारी तरफ से क्लियर कट है। और यदि ये अच्छे से आता होगा ना तो आपको मंथली अकाउंट में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर। फिर तो आप ये दुआ करोगे मंथली अकाउंट पेपर में आ जाए बस। अच्छा। ठीक है सर। चलिए मैडम, ओके। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट सर।